स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आपको सबसे पहले एक अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहेंगे और पोलैंड के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी जाएंगे। यहां बच्चों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे जा सकते हैं और बड़ी गर्मजोशी के साथ यहां प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड में स्वागत हुआ है और साथ ही साथ बच्चों से मुलाकात की है और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। इस बीच बड़ी संख्या में यहां भारतीय एम्बेसी के अलावा और भारत वंशी भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा रशिया और यूक्रेन के जो संबंध हैं उस बीच पोलैंड, जो कि नेटो देशों का एक सदस्य देश है, और दूसरी तरफ पोलैंड की भी एक तरह से कहें कि गतिरोध लगातार बीच बीच में सामने आता रहा है। तो ये जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड और यूक्रेन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैसे पीएम पोलैंड पे पहुंच चुके हैं और पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है और इससे पहले 1979 में 1979 में प्रधानमंत्री तत्कालीन मोरारजी देसाई पोलैंड गए थे। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम की इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। पोलैंड में मोदी मोदी युद्ध क्षेत्र यूक्रेन भी जाएंगे मोदी। हिंदुस्तान की विदेश नीति में अगले 72 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर हैं और मोदी कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी। इस मुलाकात में जहां एक तरफ पुतिन की नजर है, वहीं अमेरिका और पूरा यूरोप मोदी के यूक्रेन दौरे पर नजर बनाए हुए है। मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की के बुलावे पर यूक्रेन जा रहा हूँ। यह यात्रा पहले हुई चर्चाओं को और आगे बढ़ाने और भारत यूक्रेन की दोस्ती को और गहरा करने का एक अवसर होगी। हम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर अपने विचार साझा करेंगे। एक मित्र और भागीदार के रूप में हम इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की वापसी की आशा करते हैं। लेकिन यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड जाएंगे। 45 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की धरती पर कदम रख रहा है। मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल भी पूरे हो रहे हैं। इस यात्रा पर सबसे पहले पीएम मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत समारोह होगा। इसके बाद वो पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और फिर प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री पोलैंड में भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगे। पोलैंड में भारतीय समुदाय के 25,000 लोग रहते हैं। इसमें लगभग 5,000 छात्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से पूरे पोलैंड में जोश का माहौल है। मोदी 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 कहना यही चाहेंगे कि मोदी आएंगे तो सारे लोग हम मिलने जाएंगे। मैं तो गुजरात से हूँ, वैसे भी मोदी 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 उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत साल 40 साल निकल गए हैं, मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गए हैं, पर मेरे को ऐसे मन में हो रहा था कभी आएंगे, आखिर आ गए हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी इस यात्रा से खासे उत्साहित हैं। पोलैंड की मेरी यात्रा दोनों देशों की कूटनीतिक संबंधों में 70वें साल में हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत करती है। मेरे दोस्त प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात हमारी साझेदारी को और आगे बढ़ाएगी। I think it's a very exciting visit and an important one symbolically as well as practically.
You have seen, you've been here and you can feel the, excitement building up, You've seen the coverage already in the Polish media. It's the top story. It's on the front pages everywhere. And this excitement is there thanks to Prime Minister Modi's international stature, his profile, and the excitement that Prime Minister Modi has chosen to come to Poland. प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पोलैंड को भी काफी अच्छी उम्मीदें हैं। पोलैंड की राजनीतिक पार्टियों से लेकर विशेषज्ञों तक हर कोई मोदी के दौरे को उम्मीदों से भरा बता रहा है। हम चाहते हैं कि सब देश रूस के खिलाफ हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है। लेकिन दूसरी बात इकोनॉमी है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस विजिट के दौरान न सिर्फ राजनीति की बातें डिस्कस होगी, बल्कि इकोनॉमी भी। शाम 7:55 से 8:20 के बीच मोदी जाम साहेब नवानगर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद रात 8:30 से 9 बजे के बीच मोंटे कैसीनो की लड़ाई के स्मारक और कोल्हापुर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रात 11:20 से 11:50 के बीच होटल शेराटन में भारतीय कम्युनिटी के इवेंट में हिस्सा लेंगे। पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद मोदी 23 अगस्त को युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन पहुंचेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बुलावे पर मोदी वहां पहुंचेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। यहां मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय सहयोग और यूक्रेन रूस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान पर भी चर्चा करेंगे। सीबीआई के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हां, सीबीआई ने आईटीएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आईटीएस अधिकारी कुंज बिहारी शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति जुटाने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। परिजनों के नाम से करोड़ की संपत्ति बनाई गई है, अर्जित की गई, ऐसा आरोप है। पत्नी, माता पिता और अन्य परिजनों के नाम से संपत्तियां खरीदी हैं। सीबीआई ने आरोपी आईटीएस अधिकारी के ठिकानों पर छापे मारे थे। जयपुर, अजमेर समेत कई ठिकानों पर छापे पड़े थे। छापे में ठिकानों से आय से ज्यादा, इनकम से ज्यादा संपत्ति के दस्तावेज। सीबीआई फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो बड़ी खबर सीबीआई के हवाले से बता रहे हैं आपको। सीबीआई की तरफ से आईटीएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आईटीएस अधिकारी कुंज बिहारी शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति इन्होंने जुटाई है और इसी आरोप में मामला दर्ज किया गया है, मुकदमा दर्ज हुआ है। परिजनों के नाम से कहा जा रहा है कि इस आईटीएस अधिकारी की तरफ से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई। पत्नी, माता पिता और बाकी परिवार वालों के नाम से, रिश्तेदारों के नाम से संपत्तियां खरीदी गई। पूरी दुनिया में इस वक्त मंकी पॉक्स नाम की बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मंकी पॉक्स को लेकर भारत अलर्ट मोड पर है और इस बीच प्रदेश सरकार ने भी अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दुनिया पर नई महामारी का साया। WHO ने लगाई ग्लोबल इमरजेंसी। मंकी पॉक्स को लेकर भारत अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मंकी पॉक्स बीमारी का दुनिया के कुछ देशों में खतरा मंडराने लगा है। यह बीमारी 17 अफ्रीकी देशों और बाहर के कई देशों में फैल चुकी है। क्या इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है? इसको लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने संदिग्ध मंकी पॉक्स के मामलों को लेकर एसओपी जारी की है, जिसके मुताबिक बुखार, दाने या संक्रमित मंकी पॉक्स मामलों के संपर्क में आने पर मरीजों को तुरंत चिन्हित किया जाए। साथ ही इस बीमारी के मुख्य लक्षण भी बताए गए। बीमारी एक तरह की वायरल बीमारी होती है और ये मोस्टली किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के क्लोज संपर्क में आने से होती है। उससे स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, ओपन वुंड हो या सलेवा का एक्सचेंज हो, उससे होती है। और एक तरह की वायरल बीमारी है। इसमें लोगों को मुख्यतः बॉडी में पेन होगा, फीवर होगा, बॉडी में पेनफुल रैशेस होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, बहुत कमजोरी आती है। अमूमन ये बीमारी संपर्क आने के हफ्ते से 10 दिन में फैलती है और 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाती है। ज्यादातर लोगों में फैटल नहीं होती, पर किसी में अगर इम्यूनिटी की कमी है या किसी में बहुत सीरियस बीमारी हो जाए
तो ऐसे में व्यक्ति की जान का खतरा भी होता है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। कई देशों में बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरीके से अलर्ट पे है। हालांकि यहाँ पर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बीते दिनों पीएम की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों पे समीक्षा की गई थी, क्योंकि बीते दिनों WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। और डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर इसको कैसे ट्रीट करना है, इसका बचाव कैसे करना है, अगर इस पे काम कर लिया जाए तो इसे महामारी होने से रोका जा सकता है। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ मंकी पॉक्स का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स को लेकर तैयारी तेज हो गई है। अफ्रीकन रीजन में हुआ है, जहां पर कि मंकीज के साथ ह्यूमन कांटेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं कि फीवर होता है, रैश होता है, मसल पेन होता है, और इसमें स्कैब्स आते हैं जो कि पहले फ्लैट होते हैं, बाद में फ्लूइड से भर जाता है, पर पस्चूल का फॉर्म लेता है। मंकी पॉक्स इस वक्त अफ्रीका में एक आउटब्रेक हुआ है। मंकी पॉक्स को लेकर राजस्थान सरकार ने भी अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि प्रदेश में अब तक एक भी मरीज चिन्हित नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सरकार से निर्देश मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा बरतनी शुरू कर दी है। ट्रीटमेंट के लिए इसके जो सिम्टोमेटिक है वही ट्रीटमेंट रहता है। इसका जो सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। कोई विशेष प्रकार की एंटीवायरल ड्रग इसके लिए यूज़ में नहीं ली जाती है, और यूजुअली 5 से 7 दिन बाद इसके जो रिकवरी होने की संभावना रहती है। परंतु कुछ केसेस में जिनमें लंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उनमें कॉम्प्लिकेटेड होकर मल्टी ऑर्गन फेलियर की ओर जाने की संभावना रहती है। तो मोर्टेलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु हाँ, इसकी जो एक दूसरे फैलने की जो संभावना रहती है या फिर ट्रांसमिशन की संभावना वो ज़्यादा रहती है। इसीलिए इसको थोड़ा सावधानीपूर्वक लेना चाहिए। अफ्रीका में कोहराम मचाने वाला ये वायरस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पहुंच चुका है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर चुकी है। ऐसे में अब भारत में इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। इजरायल और ईरान में छिड़े घमासान के बीच बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां जेफरी नाडर नाम के शख्स पर अमेरिकी लड़ाकू विमान के पार्ट्स की स्मगलिंग का आरोप लगा है, और दावा यह किया जा रहा है कि यह शख्स ईरान की एयरफोर्स के लिए लड़ाकू विमान के पार्ट्स की स्मगलिंग की कोशिश कर रहा था। पूरा खेल क्या है, मकसद क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वॉर जोन से जुड़ी सबसे नई साजिश। अमेरिका में ईरान का जेम्स बॉन्ड बेनकाब। लड़ाकू विमान के पार्ट्स की तस्करी का आरोप। दुनिया इस वक्त जंग के बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच मचे घमासान की कहानी, हर तरफ बारूदी साजिशों की खबरें सुर्खियां सबब बन रही हैं। जंग से जुड़ी इन्हीं खबरों के बीच अमेरिका से ईरान की साजिश की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जेफरी नाडर नाम के एक शख्स पर लड़ाकू विमान के पार्ट्स की तस्करी का आरोप लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये शख्स मैकडॉनल्ड डगलस F4 फैंटम एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की स्मगलिंग की साजिश में शामिल है। इसलिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जेफरी लड़ाकू विमान के पार्ट्स को ईरान पहुंचाने की कोशिश में जुटा था। खबर तो ये भी है
कि 2023 की शुरुआत से ही नाडर और उसके सहयोगी करीब 30 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की चोरी के ऑपरेशन में लगे हुए थे। ईरान के इस जेम्स बॉन्ड की साजिश का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के स्पेशल एजेंट ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट के कई पार्ट्स को जब्त कर लिया, जिसके बाद ये पता चला कि इन पार्ट्स को यूएई के रास्ते ईरान पहुंचाया जाना था। इस सनसनीखेज मामले में जिस जेफरी नाडर नाम के शख्स पर आरोप लगा है, वो कैलिफोर्निया के बेट्स कंपनी प्रो एरो कैपिटल से ताल्लुक रखता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाया है कि जेफरी नाडर ने अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से हिस्से हासिल करने, ईरान के खरीद आदेशों को पूरा करने की कोशिश की और दावा किया जा रहा है कि उनकी कंपनी लड़ाकू विमानों के पार्ट्स का इस्तेमाल करेगी। यही वजह है कि अब इस मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी एक्शन में आ गई है और लड़ाकू विमानों की तस्करी के असल मकसद को तलाशने में जुट गई है। साथ ही एजेंसी अब ये भी पता लगाना चाहती है कि तस्करी के इस साजिश में कितने किरदार शामिल हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से मैदानी इलाकों में हालात एक बार फिर बिगड़ गए हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। मैदानी इलाकों में भी मानसूनी बारिश मुसीबत बन गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहीं तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन बेहाल हो गया है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर बारिश कहर बरपा रही है। लहरों की मार से भारी भरकम गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर नदी और नालों में उफान है, जो लोगों के मुसीबत की वजह बना हुआ है। इसके अलावा लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से नदी और बरसाती नालों में उफान है। पानी इतनी तेजी के साथ बह रहा है कि अगर किसी ने सड़क को पार करने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाएगी। सैलाब में सड़क के डूबने से वहां का संपर्क जिले के दूसरे हिस्सों से टूट गया। रामनगर में एक जगह तो सड़क के बीचों बीच सैलाब आने से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जो जहां था वहीं रुक गया। रामनगर में बरसाती नाले में उफान आने पर एक कार नाले में बह गई। पहले तो कार सैलाब में फंस गई, फिर लहरों की मार से भारी भरकम गाड़ी उसमें किसी खिलौने की तरह बहती दिखाई दी। हालांकि जैसे ही आसपास के लोगों ने बहती हुई कार को देखा, वो मदद के लिए दौड़ पड़े और कार में मौजूद लोगों को बचा लिया। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से हालत खराब है। तेज बारिश की वजह से नैनीताल में कई जगह सड़कों पर पानी के तेज बहाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। नैनीताल के कोटाबाग में बरसाती नाले का पानी बढ़ने से एक लड़का उसमें बह गया। ये तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां बरसाती नाले के तेज बहाव में एक कार तिनके की तरह बहने लगी। ये तस्वीर देर शाम की बताई जा रही है, जब एक कार लहरों की मार झेल नहीं पाई और बहने लगी। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि गाड़ी में बैठे लोगों ने फौरन गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। सिक्किम के सिंगताम में पहाड़ खिसकने की वजह से बिजली परियोजना का काम बंद हो गया। पहाड़ इतनी भयानक तरीके से गिरा कि देखने वालों की रूह कांप उठी। एक ही झटके में पूरी की पूरी चट्टान भरभरा के नीचे आ गई। अचानक टूटे पहाड़ के हिस्से ने नीचे मौजूद बिजली परियोजना के प्लांट को तहस नहस कर दिया। तेलंगाना के निजामाबाद में यात्रियों से भरी एक बस रेलवे अंडरपास में डूब गई। बस वारंगल से निजामाबाद की ओर जा रही थी, लेकिन उसका ड्राइवर भारी बारिश के बाद जमे हुए पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया। बस का सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाई दिया। एक ब्रेकिंग न्यूज डूंगरपुर से आ रही है, जहां पर उदयपुर में छात्र देवराज की हत्या के मामले में घटना के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। जिला
कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आरोपियों को फांसी की सजा देने की इस दौरान मांग की गई है। तो डूंगरपुर में, उदयपुर में जो छात्र देवराज की हत्या हुई, मौत हुई, उस मामले में घटना का विरोध जताते हुए डूंगरपुर में सर्व हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। स्पेशल रिपोर्ट में अभी इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान।